मैं यहाँ भदरवा में हूँ, जिसको कि इस वक्त लैवेंडर वैली या लैवेंडर नगरी या लैवेंडर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। लैवेंडर एक नया क्रॉप है और उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, किसानों का उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं ये लैवेंडर जो है जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में भी बहुत एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज हम बातचीत करेंगे लैवेंडर के बारे में, किस तरह से ये लैवेंडर जो प्लांट है किस तरह से भारत में आया, किस तरह से वो आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से ये एक बड़ा आमदनी का स्रोत बन सकता है जम्मू कश्मीर के लिए और प्रदेशों के लिए भी। मेरे पीछे सारा ये जो है लैवेंडर का खेत है और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमित गैरोला। वो वैज्ञानिक हैं CSIR में, जो इंस्टीट्यूट इसकी पहल कर रहा है और इसको आगे बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं लैब टू लैंड ले जा रहा है। और मेरे साथ भारत भूषण साहब हैं, वो एक भदरवा के किसान हैं जिन्होंने पहली बारी लैवेंडर को अपने यहाँ लगाया। अगर लैवेंडर की शुरुआत हुई है और लैवेंडर कैपिटल बनेगा ये एरिया, तो भारत भूषण साहब का उसमें एक उस अहम भूमिका रहेगी। हम बातचीत शुरू करते हैं सुमित साहब से, कब लाए लैवेंडर, किस तरह से हुआ, और फिर बात करेंगे भारत भूषण साहब से किस तरह से उन्होंने लगाया और आज वो इसको एक कमर्शियल वेंचर की तरफ ले जा रहे हैं। सुमित साहब ये बताइए, ये लैवेंडर का जो पौधा है, खुशबू तो इसकी बड़ी शानदार आ रही है, यहाँ पे देखने में भी सुंदर है। ये आप लोग कब लाए इसको और इसको किस तरह से बढ़ावा दिया गया? नमस्कार सर, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर आए यहाँ खेतों में और ये चढ़ाई चढ़ के और ये देखने के लिए लैवेंडर के खेत, ये पर्पल रेवोल्यूशन, ये अरोमा, उसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। और सर मैं बताना चाहूँगा कि जब ये लैवेंडर का जो ये पौधा है, ये एक हाईली प्रीमियम एसेंशियल ऑयल होता है जिसकी मार्केट में परफ्यूमरी में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़, ख़ास तौर पे फ्रांस और बल्गेरिया में ग्रो किया जाता है और वहीं से इसका फूल और तेल का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में ये भारत का पौधा नहीं है, असल में वहीं का ये पौधा है, लेकिन जो जलवायु है, इन्वायरमेंट है, वो हमारे यहाँ पर उसके लिए पूरा उपयुक्त है। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे, हमसे काफ़ी पहले कई दशकों से इस पे रिसर्च की जा रही है। हमारी जो लेबोरेटरी है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये जैसा कि आपने बताया CSIR में आती है, इसके वैज्ञानिकों ने तकरीबन आज से 60-70 सालों से इस पे रिसर्च कर रहे हैं और इसकी एक वैरायटी डेवलप की है जिसको RRL-12 कहा जाता है। और वो इस तरह के इलाकों के लिए जो कि ठंडे इलाके हैं, टेम्परेट रीजन्स है पहाड़ों के, जम्मू कश्मीर के और इवन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम या सुदूर उत्तर पूर्व के जो इलाके ठंडे राज्य हैं, वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इसकी जो हिस्ट्री शुरू होती है, मैं बिल्कुल शुरुआत में जाता हूँ। जब हम आज़ादी भी नहीं पाई थी हमने देश में, तो उस समय ये जो पौधा था, ये यूरोप से इसके तेल का लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आयात होता था सन 1938 में। और क्या था, उस समय भी ये बाहर से ही आता था। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ख़ास तौर पे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा, जो हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर हैं और उनको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने जम्मू की लैब की शुरुआत की थी। सन 1941 में पहली बार इसके कुछ बीज बल्गेरिया से मंगाए थे। यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में, सीड एक्सचेंज प्रोग्राम में उसका ट्रायल किया पुलवामा और कश्मीर के कुछ अलग अलग फार्म्स में, और पाया कि ये बहुत ही जो यूरोप में क्वालिटी मिल रही है उसके इक्विवेलेंट है। धीरे धीरे इस पे और रिसर्च होती गई। फिर डॉक्टर अख्तर हुसैन आए जो सन 1960-65 के आसपास, उन्होंने कुछ और वैरायटीज़ को बाहर से लेके आए। फिर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स चले। सन 1980-1990 के आसपास इसको कश्मीर में पॉपुलराइज़ किया गया। ख़ास तौर पे पुलवामा हो, कुपवाड़ा हो, कुछ एरियाज़ में हमने इसको बढ़ावा दिया और वहाँ का इन्वायरमेंट आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल यूरोपियन इन्वायरमेंट की तरह होता है। तो ये बहुत अच्छा वहाँ पर ग्रो हुआ और काफ़ी अच्छे इसके जब रिज़ल्ट निकले तो काफ़ी समय तक ये कश्मीर में ही हमने वैली के अंदर ख़ास तौर पर इसको फैलाया।
उसके बाद सन 2010 में हमने ट्रायल्स शुरू करे और इसको भदरवा में लेके आए। हमने देखा यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ, और ख़ास तौर पे यहाँ के जो किसान हैं वो इन ज़मीनों से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे। जो ख़ास तौर पे मक्के के किसान हैं बहुत कम पैसा कमाते हैं। आप यहाँ के 1 एकड़ में मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये उनकी कमाई होती थी। तो हमने ट्रायल्स लगाए जिसमें भारत भूषण जी हमारे साथ हैं, शुरुआती किसान हैं और इन्होंने रिस्क लिया, शुरुआत की। उसको यहाँ पर जब ट्रायल किया और उसका तेल निकाला गया और उसके फूल देखे गए तो पाया गया कि ये करीब 2012-13 तक हमने ये पता चल गया कि ये यहाँ के लिए बहुत अच्छा पौधा है और इसको हम बढ़ा सकते हैं। 2014-15 के बाद जब सरकार का भी सपोर्ट हमें आना शुरू हुआ, उनसे निर्देशन आना शुरू हुआ, तो हमारी लैब ने किसानों के साथ मिलकर इसको लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश करी और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा। भारत भूषण जी का भी बहुत रोल रहा। एक बारी भारत भूषण जी से भी पूछता हूँ। भारत भूषण जी, जब पहली बारी लैवेंडर लगने की बात आई थी तो आपके मन में क्या हुआ? नया पौधा था, यहाँ कभी लगा नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा, दिल में कुछ धुक धुक थी सर। देखिए, पहली बार कोई भी चीज़ जब नई कहीं से आने की बात होती है तो जब सुनते हैं तो लगता है कि होगा फ़ायदा, लेकिन जब भी सोचते हैं और जब फार्मरों का साथ अगर ना मिले, क्योंकि दूसरे फार्मरों को हमने कहा तो बोलते हैं यार ये तो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनका काम है बोलना, फ़ायदा होगा या नहीं होगा हमें लगता नहीं है, तो किसी ने भी रिस्क नहीं लिया। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि ये लोग साइंटिस्ट हैं, तो हमने इन पे ज़्यादा भरोसा किया कि साइंटिस्ट लोग अगर जम्मू से आके हमारे भद्रवा में किसानों को एक जगह इकट्ठा करके इतना कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा फ़ायदा। तो मैंने रिस्क ले लिया। 2 कनाल से मैंने शुरू किया था इसका, तो 1 साल तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे साल से जब मुझे उसी खेत से जो फ़ायदा हुआ तो मेरी अपनी ज़मीन, वो जो 2 कनाल ज़मीन थी, उसमें जितना फ़ायदा मुझे हुआ करता था उससे दुगना हो गया। तो उस टाइम भी मैंने देखा कि पौधा अभी छोटा है तो दुगना फ़ायदा। तो इनका कहना था कि अगले साल और ज़्यादा होगा, तो मैंने 1 साल फिर से इंतज़ार किया। लोगों को बोला कि मुझे डबल फ़ायदा हो गया इसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। जब तीसरे साल मुझे उसमें 4 गुना फ़ायदा हो गया तो तब जाके लोगों को भी लगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं कर रहे थे। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी नर्सरी लगानी शुरू कर दी और अपनी जितनी ज़मीन थी, मेरी 10 कनाल है, तो वो मैंने पूरी लैवेंडर से भर दी। और फिर अपने रिश्तेदार कभी आते थे तो वो भी देखते ये क्या चीज़ है, तो उनको मैं बोल देता, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू कर दिया। तो ये एक चेन बनती गई। तो कुछ गांव वालों ने शुरू कर दिया, कुछ अपने रिश्तेदारों ने शुरू कर दिया, तो 8-10 लोग 2010 में मैंने शुरू किया था ये। और ये खेत जो है जिसमें ये लैवेंडर उग रहा है, ये आप ही का है, आप ही की फैमिली का है, और इसी से आपको मुनाफा होता है? बिल्कुल होता है सर। इसमें तो हमने फिर बाद में लगा दिया है। जो शुरुआती खेत है वो थोड़ा यहाँ से नीचे है, जहाँ रोड नहीं है, चलना पड़ता है। तो इस खेत में जितना फ़ायदा हुआ करता था उससे 4 गुना से भी ज़्यादा ही है, लेकिन हम 4 गुना बोलेंगे, कम से कम 4 गुना हमें लैवेंडर लगाने के बाद इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। सुमित साहब, ये बताइए, ये लैवेंडर का पौधा जो है ये क्यों देता है ये खुशबू, और आप इसकी खुशबू कैसी होती है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसी होती है? सर, ये जो अब आप इसके पौधे को देखेंगे, खैर हम तो खुद फूलों के साथ खड़े हैं, कुछ खुशबू उसकी भी आ रही होगी, लेकिन ये पौधा ख़ास तौर पे खुशबू एरोमेटिक ऑयल्स की वजह से देता है। एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर में हवा में तैरते रहते हैं और हमारी जब नाक में जाते हैं तो खुशबू उससे पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपको इसकी खुशबू के लिए मैं आपको आपका इसका जो एसेंशियल ऑयल निकाला गया वो दिखाना चाहूँगा। आप इससे एक बार खुशबू खुद लेके देखें, खोल के दिखाइए ज़रा कि क्या इसका अरोमा है, क्या इसकी खुशबू है, तो आप उसको पहचानेंगे। मैं सूंघ लूँ? बिल्कुल सर। परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं सर, आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। क्या खुशबू है, शानदार खुशबू है इसकी। और इसका तेल निकालने में बहुत मुश्किल होता है या आसान होता है? इसका तेल निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। अब तो यहाँ के ज़्यादातर किसानों को उसकी प्रोसेस भी आ चुकी है, जो इतने सालों से इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं। और शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही थी किसानों को समझने में, लेकिन अब वो साइंटिस्टों से ज़्यादा ट्रेन हो चुके हैं कि क्या परसेंटेज में किस तरीके से प्रोसेस करना है और किस तरीके से क्वालिटी ऑयल इसका निकालना है। इसके लिए डिस्टिलेशन यूनिट होती है, हाइड्रो डिस्टिलेशन यूनिट होती है। बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। 4 से 5 घंटे में एक बार मशीन में आपने फूल डाले और तकरीबन 4 से 5 घंटे में उसका तेल बाहर आ जाता है, पानी और तेल।
तेल अलग कर देते हैं, पानी अलग कर देते हैं। बचा हुआ पानी हाइड्रोसॉल के नाम से जाना जाता है, उसकी भी मार्केट में उतनी बहुत अच्छी डिमांड और वैल्यू है, और तेल की भी वैल्यू है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसका कुछ वेस्ट नहीं जाता। चाहे तो हम इसका फूल सुखा लें, फ्रेश फूल दे दें, ड्राई फूल की भी मार्केट है। इसका जब तेल निकालते हैं फूल से, तो जो बचा हुआ मटेरियल है उसकी भी मार्केट है। धूप अगरबत्ती बनाने में जो तेल निकला उसकी भी मार्केट है, और जो बचा हुआ पानी निकला उसकी भी मार्केट है। तो ये जो पौधा है ये किस मिट्टी में उगता है, इसको क्या जलवायु चाहिए? ख़ास तौर पे यहाँ के लिए हमने एक थंब रूल रखा है कि ख़ास तौर पे जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, कम से कम उस हाइट से ऊपर 1600-1700 मीटर अबव मीन सी लेवल की हाइट पे हम इसको लगाते हैं। दूसरा, ये स्लोप्स पे लगाया जाता है, ख़ास तौर पे सनी स्लोप्स पे जहाँ पर धूप सीधा पड़ती हो, क्योंकि जब इसके फूल हैं जैसा कि आप देख रहे हैं खिलते हैं, खिलने के लिए इन्हें सीधी रोशनी और धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके अंदर हमारा पानी जमा नहीं होना चाहिए, बहुत कम पानी में। और इसकी इस पौधे की खासियत ही है कि यहाँ पर इतना सक्सेसफुल हो पाया बाकी दूसरी जगहों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ के किसान जो यहाँ की स्लोप्स हैं उस पे वो मक्का लगाते थे, और ये रेन फेड एरिया है। यहाँ पर कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है कि आप पानी डाल सकें, पौधे को बचा सकें। ये सिर्फ बरसात पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर जब मक्का लगता है तो वो भी बरसात में लगता है। लेकिन इन स्लोप्स पे जब हम लेवेंडर लगाते हैं, और ये पेरिनियल क्रॉप है, बहुवार्षिक क्रॉप है, कम से कम 15 साल चलती है। पहले साल जैसे कि भारत ने बताया कोई मुनाफा नहीं हुआ, दूसरे साल थोड़ा हुआ, और तीसरे साल से मुनाफा आपको 15 साल तक मिलता रहता है। तो एक बार जब इसको हमने लगा दिया और इसने जड़ पकड़ ली, तो कम से कम सूखा भी पड़ जाए, 4 महीने बरसात भी ना हो, तो ये पौधा अपना सर्वाइव करता है। तो ये एक तरीके से ड्रॉट टॉलरेंट पौधा भी है। दूसरा, उतना लंबा यहाँ स्पेल होता नहीं है, कभी कभी सीज़न में होता है। तो इस तरह की स्लोप्स पे ये काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ये जो है आपने बताया स्लोप पे लगता है, ड्राउट टॉलरेंट है, तो कहीं ना कहीं ये तो क्लाइमेट फ्रेंडली भी हो गया, क्योंकि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें तो ये आगे आने वाले टाइम में कामयाब क्रॉप हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो काम हम कर रहे हैं भारत जी और किसानों के साथ मिलके, इसमें हमने जब ये पौधे हम लगाते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हाइट्स पे, तो ये एक तरीके से इसके साथ किसान तो काम कर ही रहे हैं, साइंटिस्टों की रिसर्च भी साथ में चलती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल जैसा कि मौसम हर साल एक इरेटिक सा हो गया, बदलता रहता है, कभी तेज़ ज़्यादा बरसातें होंगी, कभी सूखा पड़ जाएगा। पिछले साल फरवरी से लेके मई जून तक, इस सीज़न तक बहुत कम बरसातें हुई। एक तरीके से सूखा जैसा मौसम था, जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगा रहे थे बहुत नुकसान हुआ, मक्के की फसलें ख़राब हुई। लेकिन उस समय भी लेवेंडर ने बहुत अच्छा फूल और प्रोडक्शन किया। इस साल तकरीबन पिछले 2 से 3 महीने से बहुत अच्छी बरसातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बरसातें हो रही हैं, उसमें भी उतना ही अच्छा ये प्रोडक्शन दे रहा है। दोनों कंडीशंस में ये प्रोडक्शन दे रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो आपने एक तरीके से जिक्र किया, उसकी मार को भी ये झेलने में बहुत सक्षम है। भारत भूषण जी, ये जो पौधा है जब लगाते हैं आप, तो इसकी कहाँ से लाते हैं पौधे? जब आप पहले लाए थे तब तो आप IIIM जम्मू से CSIR वालों ने पौधे दिए थे। अब इसके पौधों को किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं? क्या नर्सरी बनाते हैं, लोगों को देते हैं? अब हम ना अपनी नर्सरियाँ बना रहे हैं। पहले तो मैं छोटे लेवल पे करता था यहाँ अपने गांव में ही काम, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं थी, तो छोटे छोटे लेवल पे काम करते थे। जब 2016 में मेरा इंटरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से हुआ, तो उन्होंने तब से अरोमा मिशन लॉन्च किया। और उस समय मैंने उनको बताया था कि सर, उन्होंने पूछा कि आपके साथ कितने किसान और जुड़े हैं जिनको इतना फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने बोला 8-10 फार्मर हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। तो वो भी वो किसान थे जो कुछ पैसा दे के, क्योंकि नर्सरी बनाने में खर्चा आता है, तो वो खर्चा किसान हमें दिया करता था। तो जिनके पास पैसा है तो वही हमसे ले रहा है प्लांट, बाकी जो असल में किसान हैं जो गरीब हैं वो तो नहीं ले रहे हैं, उनकी आमदनी जैसी थी वैसी है। तो मोदी जी ने कहा कि आज के बाद किसी भी किसान को प्लांट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको पैसे दे देंगे, किसान को फ्री में प्लांट मिलना चाहिए। तो आप इसको बढ़ाओ, नर्सरी ज़्यादा बढ़ाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ें। तो तब से फिर मैंने अपना गांव छोड़ दिया, बाहर के यानी कि जहाँ पे रोड है वहाँ मैंने लीज़ पे ज़मीन ली, वहाँ मैं नर्सरी का काम कर रहा हूँ। खलेनी टाप हमारा नज़दीकी गांव है, वहाँ मैंने नर्सरी सबसे पहले शुरू की थी। फिर उसके बाद न्योटा गांव है, दुर्डू है, यानी कि 3-4 गांव में मैंने अपनी नर्सरियाँ लीज़ पे लेके शुरू की हैं। अब हमारे साथ और भी बहुत सारे फार्मर जुड़े हैं जो अपनी नर्सरियाँ लगा रहे हैं और किसानों को फ्री में प्लांट मिल रहा है। इसमें सपोर्ट हमारी जो है IIIM की टीम जो है, साइंटिस्ट लोग, ये आके हमसे प्लांट लेते हैं और किसानों में बांटते हैं। तो ये वैसे
पौधे की कोई कॉस्ट आती है? कितना टाइम लगता है एक नर्सरी बनाने में, और ये क्या बीज से आगे बढ़ाते हैं या कटिंग लगती है, कैसे लगता है? इसका जो प्लांट है वो कटिंग से बनता है। जो प्लांट हमारे साथ अभी यहाँ दिख रहे हैं पास में, इसकी कटिंग लेते हैं हम। सर्दियों के सीज़न में नवंबर से लेके मार्च तक इसकी कटिंग काटते हैं और नर्सरी के लिए लगा देते हैं। तो जब इसमें रूट आ जाती है, 1 साल तक उसमें प्लांट रहता है, क्योंकि इसमें रूट तो मई जून में, आज तक इसमें रूट आ गई है, लेकिन गर्मी बहुत है, खेतों में पानी नहीं होता। अगर पानी हो तो आज भी इसको लगा सकते हैं हम खेतों में, लेकिन गर्मी का सीज़न है, पानी होता नहीं खेतों में, इसलिए फिर हमें सर्दियों का इंतज़ार करना पड़ता है कि नवंबर के आगे फिर सर्दी होती है, ज़मीन में एक बार बारिश आ गई तो नमी रहती है, तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको। तो नवंबर से मार्च तक वो पौधे भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जब वो ज़मीन खाली होगी तो दोबारा से नर्सरी फिर से इंस्टॉल कर देते हैं। सुमित साहब, जब शुरुआत हुई तो थोड़ा सा ज़मीन थी जिसमें पहली बारी भारत भूषण साहब ने लगाया। अब इस वक्त कितना एरिया है? आप अलग अलग बताओ, जम्मू में, कश्मीर में, पूरे में मिला के इंडिया में कितना एरिया है जिसमें कि इस वक्त लैवेंडर कल्टीवेशन हो रहा है? और उसके साथ थोड़ा पर्पल रेवोल्यूशन की भी बात करेंगे। सर, सबसे ज़्यादा जो लैवेंडर की खेती की जा रही है वो इसी क्षेत्र में की जा रही है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो जम्मू कश्मीर का भाग है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, सब जगह लैवेंडर की अलग अलग स्तर पर खेती की जा रही है, जहाँ पर भी हमारे इस तरह की इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं। कश्मीर में कुपवाड़ा में, पुलवामा में ख़ास तौर पे थोड़ी ज़्यादा प्लांटेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास किश्तवाड़ में, डोडा में तो है ही, रामबन, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसको लगा रहे हैं। साथ साथ यहाँ से ये जो फसल है, ये अब लैवेंडर जो है जा चुका है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में करीब 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और यहाँ पर रूटीनली अब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, दूर दूर के फार्मर्स यहाँ के किसानों से लैवेंडर की खेती के गुण सीखने आ रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में तकरीबन 2000 से ज़्यादा किसान लैवेंडर की खेती कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2500 से ऊपर किसान हैं, और ये खेती तकरीबन 600 एकड़ से ऊपर के इलाके में अब फैल चुकी है इस तरफ। उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में फैल रही है। जैसे भारत ने बताया कि इसकी नर्सरी एक बहुत बड़ा बॉटलनेक थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो हम नर्सरीज़ बनाते थे, हम अपने फार्म्स पे बनाते थे, वहाँ से हम पौधा लाके यहाँ पर किसानों को देते थे, किसान उसको लगाते थे, लेकिन हमारी एक लिमिटेशन थी, हम कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में उसको जनरेट कर सकते थे। तो हमने फोकस किया कि यहाँ के अलग अलग किसानों को नर्सरी बनाने के लिए ट्रेन किया जाए। और आज बहुत खुशी की बात यह है कि पिछले साल यहाँ के किसानों ने 30 लाख पौधों की नर्सरी बनाई। यहाँ से उन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों को भी पौधे सप्लाई किए, और यहाँ पर भी और किसानों को दिए गए। उसके बाद इस साल तकरीबन 50 लाख पौधे से बड़ी नर्सरी बनाई जा रही है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 से 4 करोड़ के बीच में बैठती है। इतनी आमदनी सिर्फ नर्सरी से ही यहाँ के किसानों ने कमाना शुरू कर दिया है। फूल और जो तेल है उसकी तो मार्केट ही अलग है। उसकी मार्केट की बात करेंगे। भारत भूषण साहब, ये पौधा जो है, इसको जब लगाते हैं, आपने कहा 3 साल 2 साल वेट करना पड़ता है जब तक आमदनी आए जी। किसान इतना वेट करना चाहता है? क्योंकि मक्की तो लगाई और उसी साल मुनाफा आ गया, नहीं तो आप 2 साल किसान जो है वो खाएगा क्या? देखिए, किसान को ना कुछ उम्मीद जो है, उम्मीद के लिए उनको वेट करना पड़ता है। ज़्यादा 2-3 साल तो मैं नहीं बोलूँगा, 1 साल उनको खासकर वेट करना पड़ेगा ही। 1 साल उसमें से कुछ नहीं आएगा, दूसरे साल उसमें से जो फ़ायदा आएगा वो पहले साल जो वेट किया होता है वो भी उसमें उसको इंक्लूड हो जाता है। यानी कि 2 साल का फ़ायदा उसको 1 साल में आ जाएगा। फिर उसके 1 साल बाद तो फिर उसको जो आता है साल का वो निकाल के 2-3 साल का एडवांस में मिलता रहता है हर साल का। लेकिन तो इसी लालच से उसको वेट करना पड़ता है। तो किसान क्या इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं? मान लीजिए उनके पास 10 कनाल ज़मीन है तो 2 कनाल लगाएंगे, क्योंकि बाकी में मक्की लगा के थोड़ा काम चलता रहे, ऐसा करते हैं क्या किसान? देखिए, जैसे अब गवर्नमेंट का एक रूल है, इन्होंने जो हमारे साथ टीम है IIIM की, जो इसके नोडल अफसर हैं, उनकी हमें गाइडलाइन होती है कि हर किसान तक ये पौधा पहुंचना चाहिए। अगर हम 10 कनाल के लिए एक को दे देंगे तो उतने किसान हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए 2-2 कनाल की लिमिट इन्होंने रखी होती है कि हर किसान को कम से कम किसी न किसी को आगे, मतलब 3-3 कनाल के लिए भी मिलता है, लेकिन खासकर 2 कनाल तो हर किसी को दे रहे हैं। तो उससे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो हैं वो जुड़ रहे हैं। फिर आगे वो खुद की नर्सरी भी लगा रहे हैं।
पहले 2 कनाल के लिए लगा दिया, फिर वहीं से उसको हम सिखाते हैं कि आप तो खुद भी इसको पौधे को तैयार कर, ताकि और फार्मर अपने साथ जुड़ें। और ये कितने साल तक चलता है और आपने कितने साल तक इसको देखा है अपनी फील्ड में? देखिए मैंने 2010 में शुरू किया था, अब ये 2023 है, 13वां साल मुझे लग गया। तो पौधा अभी ठीक है, अभी मुझे फ़ायदा दे ही रहा है। उम्मीद है कि अभी 2-3 साल तो चलेगा ही, तो यानी कि हम 15 साल मान के चलेंगे कि 15 साल तक ये हमें फ़ायदा देगा। और 15 साल बाद आपको ये पौधा क्या दोबारा रोपाई करनी पड़ती है, बदलना पड़ता है? हाँ उम्मीद है, क्योंकि अब 13 साल का पौधा है, तो लग रहा है कि अब ये 2 साल चलेगा, तो इसको हमें उखाड़ना पड़ेगा। जड़ इसकी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, थोड़ा ही इसको थोड़ा ऊपर खींचना है तो निकल जाएगा, तो दोबारा से उसको लगा देंगे। ये पौधा जो है सुमित साहब, आप तो वैज्ञानिक हैं, ये सॉइल कंडीशंस में क्या करता है? डज इट मेंटेन दी सॉइल इकोसिस्टम? क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड प्लांट है, हमारे यहाँ नहीं था, तो ऐसा तो नहीं है कि सॉइल हेल्थ बुरी हो रही हो? आपने उसके ऊपर शोध किया? जी बिल्कुल, हमने जो अलग अलग मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स लगाए अलग अलग स्थानों पर, जहाँ पर इनकी, क्योंकि ये पौधा जैसे कि आप देखेंगे कि इनकी एज अलग अलग है, कोई 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो ईयरली बेसिस पे हम उसका भी डाटा कलेक्ट करते हैं। और उस डाटा के अनुसार हमने ये देखा है कि अभी तक सॉइल की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी पौधे की डिमांड बहुत कम है, ये न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, और मोस्टली हम यहाँ पर फार्म यार्ड मैन्योर या ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे आप यहाँ पर फील्ड में भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको तितलियाँ और बीज, हनी बीज दिखेंगी। तो जो ये पूरा इकोसिस्टम है, इससे जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, पूरा मेंटेन किया, और कुछ इलाकों में और भी ज़्यादा इसको बेटर किया है इसने। तो सॉइल हेल्थ खराब नहीं हो रही है, ये आपने डॉक्यूमेंट किया है? जी जी, ये हमने डॉक्यूमेंट किया है। और इससे जो सॉइल इकोसिस्टम है, माइक्रोब्स हैं, माइक्रोबायोम है, उसमें कोई इफ़ेक्ट? वो स्टडी अभी चल रही है, पर उम्मीद यह है कि वो भी इससे कोई ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। और इससे जो तितलियां हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए उनका भी तो एक अपना जीने का तरीका था, अब आपने एक नया उनको एक बेड दे दिया, नया प्लांट दे दिया, उससे कई बटरफ्लाइज में, इंसेक्ट्स में कोई फ़र्क देखा आपने? इससे इनकी ग्रोथ पे अभी कोई असर नहीं देखा गया है, बाकी उसके लिए डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है उस डायरेक्शन में। पर हमने जहाँ भी ऑब्ज़र्व किया है, ख़ासतौर पे जैसे कि इस समय हम लेवेंडर की फील्ड में आप देख सकते हैं, तितलियाँ और हनी बीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हैं। बिल्कुल दिख रही हैं, हमारे बगल बगल हैं, तितलियाँ तो भरी हुई हैं, और बीज भी बहुत हैं, और ये बहुत प्रिफर करती हैं इसके फ्लावर को। आप जानेंगे कि इसका जो हनी बनता है, ख़ास तौर पे बीज का, जो यहाँ पर बीज रहती हैं और इसके फ्लावर से जो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, उससे जो हनी बनता है वो एक लेवेंडर बहुत प्रीमियम हनी के नाम से जाना जाता है, और उसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी है और उसका टेस्ट भी बहुत ही प्रीमियम होता है। तो वो भी एक अल्टरनेटिवली एक और एडिशन है इस एक्टिविटी में कि जो हमें दे सकता है, और हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ये ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। भारत भूषण साहब, आपने जब इसको लगाया और उसके बाद आपने कहा कि इसको दूसरे साल से आमदनी आने लगी, तो इस वक्त जो तेल निकलता है इसका और जो बाकी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए इसका जो तेल है, जैसे एक कनाल से मिनिमम बताता हूँ मैं 2 किलो तेल और मैक्सिमम 3 किलो, 2 से 3 किलो, यानी कि किसान जितनी मेहनत करेगा, एक तो खेत साफ़ सुथरा चाहिए, इसमें घास नहीं होना चाहिए, दूसरा इसमें जो गोबर है, देसी गोबर, वो प्लांट के पास जब हम देते हैं तो उसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, फूल जो हैं थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें फ़ायदा भी किसान को ज़्यादा मिलता है। जो किसान नहीं भी करते हैं तो 2 किलो तब भी उसमें आ ही रहा है तेल। तो 1 किलो या 1 लीटर तेल में कितने का मार्केट में बिकता है वो? देखिए मार्केट में जब मैंने शुरू किया था तो 2012 से जब मेरे पास तेल आया था तो उस टाइम 4,000 रुपये किलो तेल था, फिर हर साल बढ़ता गया 2018-19 तक 10,000 तक पहुंच गया था, तो 3-4 साल तक ये 10,000 रहा। अब इस बार थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, रेट थोड़ा डाउन हो रहा है, लेकिन तब भी 7-8 हज़ार में निकल रहा है। और जब मक्की लगाते थे तो एक कनाल में कितना मिलता था? थोड़ा मक्की के संग इसका कंपैरिजन करके बताइए कि अगर मक्की लगाएं एक कनाल में तो कितना मिलता था और लैवेंडर लगाने में कितना मिलता है? देखिए मक्की एक कनाल की बात मैं करूं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मैं मक्की का बताऊं तो एक कनाल से 3,000 रुपये एक किसान को आ रहा था।
लेवेंडर हमारा 10,000 रुपये बिक रहा था, मैं बोल रहा हूँ अगर 6,000 भी बिकेगा तो आप 3 भी नहीं मानो, 2.5 भी नहीं, आप 2 किलो ही मान के चलो, जिसको कम भी आएगा 2 किलो तेल तब भी आ जाएगा। तो अगर 6,000 रुपये किलो बिकेगा तो हो गया 12,000, तो 3,000 कहाँ और 12,000 कहाँ, तब भी 4 गुना फ़ायदा है। जब 10,000 था तब तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा सा रेट डाउन हो गया तब भी 4 गुना फ़ायदा अभी मिल रहा है किसान को। तो रेट डाउन क्यों हुआ? अब इसका कारण का उतना पता नहीं। कोई बोल रहा है कि जो 2 मुल्कों के बीच में वार चल रही है उस कारण भी ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ गया, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी भी हो सकती है, लेकिन अभी तो क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि बाहर के देशों ने इसका रेट थोड़ा कम कर दिया, 4,000-5,000 में कर दिया उन्होंने रेट, तो इसलिए बायर जो हैं तो हमारे से बहुत कम ले रहे हैं। कंपटीशन हो गया करेंगे, हाँ कंपटीशन हो गया, तो यही कारण हो सकता है। अगर हम भी अपना रेट थोड़ा सा कम करेंगे तो फिर तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी, जल्दी से जल्दी बिक जाएगा। क्योंकि मुनाफा तो मक्की के मुकाबले बहुत है, तो रेट कम करा जा सकता है, ऐसी मुश्किल नहीं है। देखिए जो हमारे साथ नए फार्मर जुड़ रहे हैं ना पिछले साल से, उनको तो हम पहले ही 6,000 रुपये बता रहे हैं कि जब तक आपका तेल आएगा 2 साल बाद तो आप तब तक तो 6,000 रुपये रेट हमारा टिकेगा। लेकिन फार्मरों को डिफरेंस, कौन से फार्मर जिन्होंने 10,000 रुपये बेचा है उनको इसमें नुकसान लग रहा है कि हमारे को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो फार्मर नए हैं उनको हम 6,000 बता रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई फ़ायदा है बहुत इसमें। सही बात है। देखिए जिसको एक ड्रीम मिली थी कि 10,000 था वो 6 हो गया, उसको लगेगा नुकसान है, लेकिन हाँ अगर मक्की के मुकाबले फ़ायदा है तो फ़ायदा तो है। लेकिन सुमित साहब, ये ग्लोबल मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, कितना तेल होता है लेवेंडर का दुनिया भर में, खासकर बुल्गारिया और साउथ सदर्न फ्रांस में होता है, वो कितना है और उसमें से कितना मार्केट हिंदुस्तान को मिल सकता है? प्राइमरीली हमारा जो इंडियन मार्केट है अभी तक ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करा जाता है, और इंडिया में इसका प्रोडक्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर से है, वो भी अभी शुरुआती स्तर पर है। तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में देखना चाहिए, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले हम अपनी डिमांड फुलफिल कर सकें तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरा, इसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा प्राइसेस का इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि जब यूरोप में प्राइसेस डाउन होते हैं तो इंपोर्टर्स वहाँ से लाना प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके लिए ये एक ऑयल ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके हम ये कहें कि फार्मर्स को लेवेंडर की खेती में ऑयल पे ही फोकस है। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और रिक्वायरमेंट और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उनको हम सजेस्ट करते हैं आप किस पे फोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लेवेंडर के फ्लावर की बात करते हैं, इसका ड्राई फ्लावर पर कनाल ऑलमोस्ट 40 to 50 kg ड्राई फ्लावर इनका प्रोडक्शन हो जाता है, जो मार्केट में आराम से 800 से 1,000 रुपये kg ये बेच सकते हैं। अगर हम उस पर कैलकुलेट करें तो कहीं मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट है और उसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम सिचुएशन और मार्केट के हिसाब से इनको सजेशंस देते हैं कि अब आप ऑयल पे फोकस रखें या फ्लावर्स पे फोकस रखें, और दोनों ही कंडीशन में इनका प्रॉफिट मल्टीपल है। लेकिन इसके लिए हमें अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमने अभी ये लेवेंडर फेस्टिवल करा, इसमें इंडस्ट्री फार्मर्स मीट कर रहे हैं, उसका मेन फोकस ही है कि फार्मर्स को इंडस्ट्री से ऐसे जोड़ दिया जाए ताकि जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम इन्हें लगे तो इंडस्ट्री भी इनको राइट डायरेक्शन देने और सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर खड़ी हो, और हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं ही। रही बात जो प्रोडक्शन की, मेजर प्रोडक्शन बुल्गारिया और फ्रांस से होता है। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दैट ऑयल जो इंडिया में आता है वहीं से आता है। तो वहाँ से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कितना कॉस्ट होता है पर केजी या पर लीटर? ये मार्केट, और इसके अंदर देखिए इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है लेवेंडर ऑयल की। जो लेवेंडर ऑयल हमारा इस रीजन से, कश्मीर से और जम्मू के इस रीजन से निकलता है, वो टॉप क्वालिटी लेवेंडर ऑयल है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी वजह से इस ऑयल का प्राइस प्रीमियम है। यूरोप में मल्टीपल वैरायटीज़ हैं जिसमें लो ग्रेड और लो क्वालिटी वैरायटीज़ भी हैं, जिसके ऑयल्स भी इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। वो आपको 4 से 5 हज़ार में चीपर रेट्स में मिल जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इसके बराबर नहीं है। जो इसके इक्वलेंट ऑयल्स हैं उनका प्राइस 8,000 रुपये के आसपास, 7 से 8,000 रुपये के पास इंपोर्ट हो रहा है। कितने का इंपोर्ट करते हैं हम लेवेंडर ऑयल हर साल? इस समय 1938 में 1 लाख रुपए का लेवेंडर ऑयल इंपोर्ट करते थे। इस समय मेरे पास पूरा आज का डाटा नहीं है, बस मोस्ट प्रोबेबली हम तकरीबन यहाँ पर से 30-40 करोड़ का मिनिमम इंपोर्ट आता है उसका। माने ये तो 30-40 करोड़
अगर यहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ये तो ऑटोमेटिक ही हमारे आत्मनिर्भर भारत में आ जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारी खुद की इतनी ज़्यादा डिमांड है और अगर हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा दें तो प्राइस अपने आप स्टेबल हो जाएगा। रेदर हम उस कंडीशन में होंगे कि हम इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस को रेगुलेट कर सकें। और बाद में एक्सपोर्ट भी करा जा सकता है जब अपना डोमेस्टिक फुलफिल हो जाए। आज की डेट में भी इस ऑयल को कुछ लोकेशन पे दुबई में और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है जी, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी ऑयल है। तो क्वालिटी की जो वजह है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एसेंशियल ऑयल्स में, कि जो उसके कंपोनेंट्स कितने परसेंटेज में हैं और उस बेसिस पे ऑयल की ग्रेडिंग होती है लेकिन जो चीपर प्रोडक्ट्स बनते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहाँ पर चीपर ऑयल का यूज़ किया जाता है। उस वजह से थोड़ा सा चीपर ऑयल वो इंपोर्ट करते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने बताया कि फ्लावर भी यूज़ होता है, ऑयल यूज़ होता है, आपने कहा वेस्ट से अगरबत्ती बनती हैं, तो इससे क्या माने अल्टीमेटली आम आदमी या कौन इसको इस्तेमाल करता है और किस तरह से यूज़ होता है? मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। ये लेवेंडर की जब हम पर्पल रेवोल्यूशन या कल्टीवेशन की जब हम बात करते हैं, इसका एक फैसेट हमारा सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन है, लेकिन इसका मेजर जो रोल है फार्मर की इनकम को इंक्रीज़ करना और एक अल्टरनेट सोर्स ख़ास तौर पर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस या क्लाइमेट चेंज में देना है। जिसकी वजह से जब हम लेवेंडर को देखते हैं, इसके जो मल्टीपल यूजेस और मल्टीपल फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे टूरिज़्म जो एक फैक्टर है जो यहाँ पर है, जिसके लिए लोग इसको देखने के लिए आते हैं, वो भी इनकम सोर्स इंक्रीज़ करता है। इसकी जो धूप, अगरबत्ती, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लोकल कोई भी आदमी इसको यूज़ कर सकता है, काफ़ी उसकी भी डिमांड है। उसके लिए भी यहाँ इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जहाँ धूप अगरबत्ती वगैरह की ट्रेनिंग लोकल लेवल पे दी जा रही है। और एक बात मैं अभी जोड़ दूँ कि अब हम जैसे यहाँ इनके गांव लिरोथ में आए, इसको एक सस्टेनेबल अरोमा मॉडल क्लस्टर हमने कल से डेवलप करना शुरू किया है, जिसके अंदर धूप, अगरबत्ती, सोप्स, कॉस्मेटिक्स के साथ साथ पैकेजिंग, ब्रांडिंग की एक यहीं के लोकल ब्रांड डेवलप करने की कोशिश की जाए। और वो हमारा फोकस अब उसके ऊपर है, ताकि ये एक ऐसे किसान सिर्फ किसान ना रह जाए, ये एक एंटरप्रेन्योर या एग्री एंटरप्रेन्योर की तरफ बने, खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाए, ब्रांड बनाए। तब हमें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हम खुद ही प्रोडक्ट बना के उस इंपोर्ट को रोक सकते हैं और इसको आगे ग्रो कर सकते हैं। भारत भूषण साहब, आपने शुरू किया किसानी से, उगाया, अब आप इसके वैल्यू ऐड करके प्रोडक्ट भी बनाते हो। आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो दिखा सकते हैं मेरे को लेवेंडर का, जिससे कि आपने बनाया है और क्या कर रहे हैं उसका दिखाइए ज़रा। प्रोडक्ट तो अभी मेरे पास नहीं है, खाली ये वो ऑयल है। हाँ, ये लेवेंडर ऑयल है। तो इसमें ये आपने इसको बना के, और इसमें तो ये गोली लगी है, तो ये तो लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं कहीं। और ये तो वैल्यू एडिशन के लिए काम आएगा। बिल्कुल आएगा। इसको ही हम उसमें डालते हैं, जैसे हम अपना सोप इसका बना रहे हैं, लिक्विड हैंड वॉश बना रहे हैं, रूम फ्रेशनर बना रहे हैं, तो इसमें इस ऑयल का हम यूज़ करते हैं, जो कि जैसे इस पे ये जो लगा है, ये राउंड लगा है, ये तो अगर कहीं हो सकता है। देखो, ये इसलिए कि ये इसमें से ज़्यादा गिरे नहीं, कहीं अगर कपड़ों में लगाना है तो थोड़ा सा टच किया, तो इसमें ये जो रोलर लगा है ये उस काम के लिए है कि ज़्यादा गिरे नहीं, खाली इसकी खुशबू लगा के देखूं। बिल्कुल देख सकते हैं आप। कपड़ा खराब तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आग तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल। देखिए, आपको खुशबू आएगी, खुशबू रहेगी मेरे को पूरे दिन, बल्कि कल भी आएगी। बिल्कुल आएगी। हाँ जी। अब आपने इसके प्रोडक्ट बनाने में क्या वैल्यू एडिशन ज़्यादा मिलता है? जैसे आपने कहा तेल अगर बनाएंगे तो 6,000 या 10,000 मार्केट कंडीशंस के ऊपर, अगर इसका आप सोप बनाएं या परफ्यूम बनाएं, तेल बनाएं, तो उससे क्या वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है? देखिए, वैल्यू एडिशन में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा अगर 10,000 रुपये मान के चलो ऑयल हम बेचते हैं, तो वैल्यू एडिशन में ऐड करके हमारा कम से कम वो 30,000 में बिक रहा है। क्योंकि इसका जो हम जैसे जो भी प्रोडक्ट इसका बना रहे हैं, तो उसको जब हम बेचते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर अभी तक तो देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी जो यहाँ की है, जो भदरवा में 4RR बिहार, उन्होंने हमारी हेल्प की थी शुरुआती, क्योंकि उनके पास एक सद्भावना स्कीम आती है, उसके तहत उन्होंने कम से कम 4 लाख रुपए का सामान हमें इसके लिए दिया था। और काफ़ी प्रोग्राम करवाए, हमारे खेतों तक आए, लोगों को अवेयर भी किया साथ साथ में, क्योंकि ट्रिपल का जो काम है वो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में इंडियन आर्मी का हालांकि ये काम नहीं है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने किसानों की इसमें हेल्प की, सामान बनाने के लिए पैसे भी दिए और साथ में किसानों को नर्सरी लगाने में अवेयर किया
खेतों में प्लांट लगाने के लिए अवेयर किया, तो हम तो उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। तो उसमें से आपने जो इंडियन आर्मी की मदद से थी, उससे क्या सोप बनाए, ये रोलर जैसे परफ्यूम बनाए, क्या क्या बनाया आपने? ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं, रूम फ्रेशनर है, लिक्विड हैंड वाश है, सोप है, तो ऐसे किस्म के जो जो प्रोडक्ट हैं वो हम अभी तो थोड़े लेवल पे काम है। मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा कोई बड़ा ज़्यादा काम है। इंडियन आर्मी ने अपनी जो नॉन CSD कंटीन है वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा लेवल पे करो तो हम हमारे ही कंटीन है जहाँ जहाँ भी हैं, हम आपके जो प्रोडक्ट हैं वहाँ से बेचेंगे। और साथ में जहाँ जहाँ भी मंत्री जी का कोई प्रोग्राम होता है, माने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो विज्ञान मंत्री हमारे जी, चाहे वो IIIM करवा रहे हैं चाहे और कोई, तो हमें मौका मिल रहा है। इन्होंने हमें बेंगलोर तक लिया, हमें गुजरात लिया, अहमदाबाद, फिर हमें कलकत्ता बाई एयर, जहाँ की हमने आज तक दूर से ही देखा था चलता, चढ़े तो नहीं थे उसमें। लेकिन जब से हमने ये काम शुरू किया तो हमें अपना स्टॉल लगाने के लिए मौका मिल रहा है कि फ्री खर्चे पर आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, और हम किसान आज हम जहाज़ों में चल रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि किसान भदरवा के जो छोटे गांव में थे, जहां सड़क भी नहीं थी, वो अब जहाज़ों में चल सकें और कमाई हज़ारों के बजाय लाखों और करोड़ों में हो। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे विज्ञान मंत्री हैं और इस लोकल एरिया के जहां हम और आप खड़े हैं वहां के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनका कहना है कि ये लैवेंडर से कहीं ना कहीं एक एग्री स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम बन रहा है। भारत भूषण साहब उसके एक जीवंत एग्जाम्पल हैं। तो थोड़ा ये एग्री स्टार्टअप्स का क्या रोल है और किस तरह से ये भदरवा जो कि एक मिलिटेंसी प्रोन सेपरेटिस्ट प्रोन एरिया था, वो एक नर्सरी बन रहा है एग्री स्टार्टअप का? सुमित साहब जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब हम यहाँ ये पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक सिंबॉलिक चीज़ है जो एक ग्रोथ को दर्शाता है कि किस तरीके से थोड़े से माइनर चेंजेस से कितने बड़े ग्रोथ और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेवेंडर अपने आप में एक क्रॉप है, लेकिन इसकी तरीके की हमारे पास तकरीबन 10-12 और क्रॉप है जिनको हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे कि रोज़मेरी, डमस्क रोज़, क्लैरी सेज, लेमन ग्रास, अलग अलग किस्म की ये जो क्रॉप्स हैं और इन सब की ही मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। और किसानों को हम कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपल क्रॉप्स का एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें लेवेंडर के आसपास अलग अलग क्रॉप्स का सिस्टम डेवलप हो और एक अरोमा इंडस्ट्री यहाँ से निकल के आए। जैसे कि कन्नौज को अरोमा इंडस्ट्री का हब माना जाता है, आने वाले समय में जो भदरवा का ये इलाका है एक अरोमा ब्रांड बन के निकले जिसमें ना सिर्फ लेवेंडर, साथ साथ 10-12 अलग अलग एरोमेटिक क्रॉप या सघन फसलें साथ में जुड़ती जाएं और वो साथ में आए। इसके जो ये प्रयास है, इसके अलग अलग डायरेक्शन में जो काम चल रहे हैं वही एग्री स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत सारे यंग लड़के जो अपनी जॉब्स भी छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं और भारत जब बताएंगे इनसे, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों से छोड़ के भारत से सीखने आ रहे हैं कि हमें अगर प्रोडक्ट बनाना है, कंपनी शुरू करनी है और कैसे वो की जाए। ना सिर्फ कि इस क्षेत्र से, देश के अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं। एग्री स्टार्टअप में कोशिश ये है कि यहाँ पर एक ऐसा ब्रांड डेवलप किया जाए और उस ब्रांड के अंतर्गत प्रोडक्ट्स बने। जो लड़के हैं, जो यहाँ पर हमारे किसान हैं, वो सिर्फ किसानी तक महदूद ना रह जाएं, वो अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं, तेल बेचने पे ही ना रह जाएं या रॉ मटेरियल दे के ही वो वहाँ पर शांत ना हो जाएं, क्योंकि इनकी एक यूएसपी है, ये यहीं पे ग्रो हो सकता है, कहीं और ग्रो नहीं हो सकता। तो उस यूएसपी का ये फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने। तो जॉब क्रिएटर बनने में आपको लगता है क्या? देखिए आपका लैब टू लैंड एक्सपेरिमेंट है, ये आम तौर पे बहुत सक्सेस नहीं होता है। CSIR की कम टेक्नोलॉजी होंगी जो कि इतने डिटेल तरीके से लैब से लैंड तक पहुंची हैं, और ख़ासकर ये एरिया जो था बहुत ज़्यादा टेररिज्म, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी, उसके लिए जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये CSIR ने भारत में, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने में एक रोल प्ले किया?
CSIR भारत सरकार की संस्था है और हमारा उद्देश्य ही ये है कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किसानों तक, पब्लिक तक, इंडस्ट्री तक लेके जाएं। और हम लोग थोड़े लकी रहे हैं कि हमें इस तरह के एरिया में आके काम करने का मौका मिला। वो मौका भी सबको नहीं मिलता और उस वजह से हम कुछ लैब से वो चीज़ लेके लैंड तक आ सकें और यहाँ के किसान जो कि बहुत ही मेहनती हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ या उस ज़मीन का प्रयोग करने का मौका नहीं मिल रहा था जो उनके पास है, और उसी में हम सक्सेसफुल रहे। ये एक मिलीजुली सबकी पहल रही है। CSIR के जो वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च पिछले 50-60 साल में करी, समय टू समय अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने वैराइटीज़ डेवलप करी, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो एक तरीके से एक राइट समय बना जहाँ पर किसान भी तैयार थे, सरकार भी तैयार थी और वैज्ञानिकों के हाथ में टेक्नोलॉजी भी थी और हम उन तक वो ले जा सके, और वो आज आपके सामने रिज़ल्ट है। भारत भूषण साहब, आप तो यहीं से जुड़े हुए हैं, आपने भदरवा और जम्मू के वो बुरे दिन भी देखे हैं। थोड़ा सा उस टाइम का बताइए, और क्या जो यंगर जनरेशन है वो सेपरेटिज्म, मिलिटेंसी से हटने की तरफ आ रही है क्योंकि उनको एक आमदनी का स्रोत मिल रहा है लैवेंडर और इस तरह की खेती से? जी देखिए, हमारे इस खेती में वो किसान जुड़े हैं जो PhD होल्डर, जो आगे ग्रेजुएट, MSc हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ अब नौकरी की तलाश में थे। घर छोड़ के बाहर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, अपनी ज़मीनें खाली छोड़ के, क्योंकि ज़मींदारी कोई करना चाहता नहीं था। क्योंकि ज़मींदारी, किसी ने सच कहा है कि ज़मींदार अगर कोई पैसा कमा रहा है तो फिर भी बोलता है यार ये तो ज़मींदार है। लेकिन जब से लैवेंडर की खेती आई यहाँ पे, हमने शुरू किया, हमारे साथ और लोग जुड़े, तो अब ये खेती नहीं रही। और वो किसान जो पढ़ लिख के प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे थे और वो गवर्नमेंट की नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे आगे, तो अब वो लोग वहाँ से वापस आ गए। हमारे साथ वो लोग हैं, जैसे हम खेती कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ इससे हम 4 गुना कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग नर्सरी के साथ जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग जो नौकरी करते हैं ना, उनसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं इसमें। तो लोग तो वापस आएंगे, और जो गलत संगत की तरफ भी जा रहे थे, अब वो भी सोच नहीं रहे हैं कि हम वहाँ जाएं, वो भी खेती कर रहे हैं। ये खेती अब खेती नहीं रही, एक किस्म से नौकरी। जैसे मेरा अपना जो काम है, मेरा 15 से 20 कनाल में अभी नर्सरी है, और तकरीबन 40 कनाल जो पहले की खेती है, लोगों की कुछ लीज़ पे मैंने ली है, और 10 कनाल मेरी अपनी है। 40 कनाल इस बार मैंने 20 कनाल और लीज़ पे ली हुई है। और 20 पे ली? हाँ, 20 कनाल और, जिसमें मैंने रोज़मेरी लगाई है। तो उस काम को देखने के लिए कम से कम 20-25 औरतें हैं, जिनको मैं परमानेंट जॉब यानी कि नौकरी, उनको मैं हर महीने तनख्वाह देता हूँ। और उनको मैं लेबर कह के नहीं पुकारता हूँ कभी भी, या उनके मन में ये नहीं महसूस कर देखो जी हम लेबर हैं। लेबर को तो डेली वो देते हैं जिनसे पेमेंट होती है जो, लेकिन मैं उनको डेली का नहीं देता हूँ, महीने पे या कम 2 तारीख को उनको पेमेंट उनके अकाउंट में देनी, वो भी हाथ में नहीं। ताकि जैसे किसी मुलाजिम कोई नौकरी करता है तो उसकी तनख्वाह आती है, और मुलाजिम की तनख्वाह अगर 1-2 महीने कभी रुक भी जाती है तो इनकी तनख्वाह कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि वो औरतें ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरत है तभी वो काम पे आ रही हैं। तो उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं उनको हर महीने तनख्वाह दे रहा हूँ, और वो भी बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, सारे फार्मर यहाँ के खुश हैं। बहुत बढ़िया बात। सुमित साहब, ये पर्पल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, छोटा स्तर है अभी, ये रेवोल्यूशन कहाँ तक पहुँच सकता है? पर्पल रेवोल्यूशन, ये जो पर्पल रेवोल्यूशन है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस क्षेत्र से शुरू हुआ है, जहाँ से ये शुरू हुआ है, भदरवा के इलाके से, वही अपने आप में ये अपने आप को दिखाता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है आगे बढ़ते जाने की। ये जो फैला है, आज आप देखेंगे हमारे लैवेंडर फेस्टिवल में या इंडस्ट्री मीट में जो किसान आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ हर साल हम कम से कम 10 ऐसी विज़िट या प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें किसान या तो मेघालय से या नागालैंड से या मणिपुर से या सिक्किम से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। आज भी करीब 50 किसान ऐसे हैं जो यहाँ पर भदरवा में ये खेती देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कैसे हम इसको करें। जहाँ जहाँ पर लैवेंडर को उगाया जा सकता है, जहाँ पर इन्वायरमेंट है, वहाँ के किसान यहाँ से इस बार पौधे भी लेके गए हैं। इस सीज़न में उन्होंने लगाना शुरू भी कर दिया है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, इसके साथ और भी क्रॉप्स हैं। रोज़मेरी की खेती शुरू कर दी है भारत भूषण ने,
डमस्क इत्र वाले गुलाब की जो खेती है वो भी शुरू कर दी है इन्होंने और किसानों ने। तो ये एक इकोसिस्टम यहाँ बनता जा रहा है और ये अपने आप धीरे धीरे धीरे, जैसे 2 कनाल से जो रेवोल्यूशन शुरू हुई, आज आप देखेंगे हज़ारों कनाल तक जो पहुँच चुकी है, वही रेवोल्यूशन हज़ारों कनालों से लाखों में पहुँचने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एक इनिशियल जो हमारे लिए प्रॉब्लम थी, बॉटल नेक्स थे, उनको हम ब्रेक करते जा रहे हैं। अब हम इंडस्ट्री को जोड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारे एग्जांपल्स बढ़ते जाएंगे सक्सेसफुल फार्मर्स के और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के, वैसे वैसे और लोग जुड़ते जाएंगे और ये रेवोल्यूशन रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। आप खुश हो? मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ये लेके खुश हूँ कि मुझे इस काम से जुड़ने का मौका मिला और ये काम करने का मौका मिला। और शायद हमारे जो पुराने वैज्ञानिक हैं, हमारे जो साइंस के लीडर्स हैं, जो काफ़ी विजनरी थे, उन्होंने पुराने समय में ही एक चीज़ ये सोच ली थी कि इसका भी एक बहुत बड़ा हमारे देश की ग्रोथ में रोल हो सकता है। उन्होंने ये चीज़ें डेवलप करी और हमको इसको लैब से लैंड तक लेके आने का मौका मिला और उस वजह से एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है वो बहुत हाई है। भारत भूषण साहब, आपका कोई मैसेज या आपका कुछ संदेशा और किसानों के लिए जो जुड़ना चाहते हैं इसके? देखिए, मैं किसानों को यही मैसेज देना चाहूँगा, जिनको अभी इस बारे में पता नहीं है वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि वो भी इसमें फ़ायदा कमाएं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था कि हम किसानों की आमदनी को डबल करेंगे, तो इससे तो अगर 4 गुना फ़ायदा हो रहा है तो किसानों को चाहिए कि हमारे साथ वो भी जुड़ें। जैसे कि कुछ लोग अभी भी नौकरी के तलाश में हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने 15 साल नौकरी की है, पीएचई डिपार्टमेंट जिसको जल शक्ति कहते हैं, 15 साल तक मैंने उसमें जॉब की, आखिर मैंने छोड़ दी। क्योंकि नौकरी वाला जो भी आदमी होगा वो खाली अपने परिवार को ही पालेगा, ज़्यादा नहीं। तो जब से मैंने नौकरी छोड़ दी, आज मैं अपने आप को, अपने परिवार को तो सही ढंग से पाल रहा हूँ। 20 परिवार 25 परिवार ऐसे हैं जिनको मैं रोज़गार दे रहा हूँ, वो भी खुश हैं, तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी। बहुत शानदार बात है कि आप खुद भी खुश और बाकी आपका परिवार, बड़ा परिवार और पूरा जो आपका गांव है, कस्बा है, वो भी खुश। ये तो एक बहुत कामयाबी की ओर बढ़ने वाली बात है, जिसको कि आत्मनिर्भर भारत की बात करा जाए, अमृतकाल में कहा जाए कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी तरफ कदम है। बिल्कुल है। देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था आत्मनिर्भर भारत का, देखिए जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो फार्मर हैं या जो काम करने वाले हैं, आत्मनिर्भर ही तो हैं, बन रहे हैं। 2500 फार्मर या 3000 जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आत्मनिर्भर हैं। आगे आने वाले समय में और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आत्मनिर्भर का सपना भी प्रधानमंत्री का पूरा होगा और जो डबल इनकम का उनका सपना था वो भी पूरा होगा। आप तो 4 गुनी और 6 गुनी इनकम की बात कर रहे हैं। ज़रूर, उनका तो डबल करने का था, तो हमने 4 गुनी उनकी आमदन कर दी, तो सपना तो पूरा होगा प्रधानमंत्री जी का। हम शुक्रिया करते हैं उनका, प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और हमारे साथ जो ट्रिपल की जो पूरी टीम जुड़ी है उनका भी हम शुक्रिया करते हैं कि हमारे इन खेतों तक आज तो रोड पहुंच गई। ये पहला साल है कि हमारे गांव में रोड पहुंची। ये तो 10-12 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, पैदल आया करते थे 3-4 किलोमीटर दूर से, तो हम इनका शुक्रिया कैसे नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी, बहुत धन्यवाद सुमित साहब। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगता है जब एक लैब से निकली हुई चीज़ एक लैंड तक पहुँचे, एक पर्पल रेवोल्यूशन की बात हो, और कहीं ना कहीं अगर बड़े उसमें देखा जाए, देखिए CSIR ने इंक दी जिससे कि हमें डेमोक्रेसी में मदद मिली। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर खुशहाली बहाल होती है और सेपरेटिज्म कम होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर CSIR का नाम अंकित होता है तो ये तो एक बहुत शानदार बात होगी। और इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपसे पहले जो वैज्ञानिक जिन्होंने काम किया उनका भी, और ख़ासकर हमारे विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनकी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सन ऑफ द सॉइल हैं, उनके लिए तो ये एक डबल इंजन वाली, डबल मुनाफे वाली बात हो गई कि अपने ही डिपार्टमेंट ने चीज़ बनाई और अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको लगता देख रहे हैं। तो आपका भी धन्यवाद, और भारत भूषण जी आपका भी धन्यवाद, आप इसका काम बढ़ाते रहिए। तो ये एक चर्चा थी
पर्पल रेवोल्यूशन पे। मेरे चारों बगल लैवेंडर के फूल हैं और वैज्ञानिक हैं और किसान हैं। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है, विकसित देश बनाने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे और अपनी क्षमता पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो लैवेंडर जो है वो कई गुना मुनाफा दे रहा है किसानों को, और खुशबू तो शानदार है ही। और इसको जब आप यूज़ करेंगे, अगली बारी आप कोशिश करना कि फ्रांस और बुल्गारिया का लैवेंडर ना इस्तेमाल करके भारत का लैवेंडर बढ़ोतरी करें। भारत भूषण साहब जैसे किसान जो हैं उसको बड़ी देखिए लगन और मेहनत से लगा रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने उसको आगे बढ़ाया है। तो अगली बारी जब आप खरीदो प्रोडक्ट को तो देखना उसमें कहीं ना कहीं भदरवा का नाम हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये पर्पल रेवोल्यूशन जो है आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर पाए तो एक बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट होगा। यहाँ लैवेंडर की फील्ड से जिसके अंदर फूल भी लगे हैं, खुशबू आ रही है फूलों से, इतनी तितलियाँ हैं, इतनी मधुमक्खियाँ हैं, और ये कि ये वैल्यू एडेड कैश क्रॉप है। भारत के लैवेंडर कैपिटल या लैवेंडर वैली बोला जाए भदरवा से पल्लव बागला।